हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और 9th के साइंस का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री के चैप्टर्स जितने भी यहाँ पर आए हैं उनका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर का हम अपना रिवीजन देख रहे थे, जो कि है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी कि परमाणु एवं अणु, ठीक है। तो परमाणु एवं अणु में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए थे लास्ट सेशन में अपने, और उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार क्विकली हम उनका रिवीजन लेंगे और उसके बाद हम आगे आज के कुछ नए प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और उनका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। ओके, चलिए नोटबुक ले लेंगे, साथ साथ प्रश्नों के उत्तरों को नोट भी करना है आप लोगों को। ओके, लास्ट सेशन का प्रश्न था आपका, गिव एन एग्जाम्पल टू शो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाइज टू फिजिकल चेंज ऑल्सो, ठीक है। आपको बताना है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है वो आपके भौतिक परिवर्तनों पर भी लागू होता है। इसके उदाहरण के साथ इसको समझाना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि द्रव्यमान को संरक्षित रखना है, द्रव्यमान खुद से संरक्षित रहता है, ठीक है। हम उसको संरक्षण नहीं दे रहे हैं। क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया हो रही होती तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है स्वयं से, ठीक है। जैसे बर्फ पिघली तो हमने ये थोड़ी किया कि बर्फ को रोक दिया होगा पिघलने से, या फिर सिर्फ उतना ही पानी लिया 250 ग्राम जिससे बन पाया। वो स्वयं से ही इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी, यानी 250 ग्राम बर्फ है तो वो स्वयं से पिघल करके 250 ग्राम पानी बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम और क्या कह रहा है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि आपका जो द्रव्यमान है वो ना तो उत्पन्न हो रहा है ना ही नष्ट हो रहा है, ठीक है। यानी वो बराबर है। जहां पर हम क्या कह रहे हैं, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल बोला है चूंकि, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का जो द्रव्यमान होता है वो पिघलने के बाद पानी का जो द्रव्यमान होगा उसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी द्रव्यमान संरक्षण की क्या करता है, पुष्टि करता है। ओके, चलिए और क्या देखा था हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आर इनकरेक्ट, गिव देयर करेक्ट सिंबल। इनमें से कौन से सिंबल गलत हैं किसी तत्व के लिए, और आपको जो गलत है उनके लिए सही बताना है। तो कोबाल्ट का भी गलत दिया गया है, कार्बन का भी गलत है, एल्यूमिनियम का भी गलत है, ठीक है। कोबाल्ट का आपका क्या होता है, कैपिटल सी स्मॉल ओ, और कार्बन का होता है कैपिटल सी, एल्यूमिनियम का होता है कैपिटल ए स्मॉल एल, ठीक है। वहीं पर हीलियम का करेक्ट दिया गया है कैपिटल एच स्मॉल ई, और सोडियम का एस ओ दिया गया है, जबकि उसका कैपिटल एन स्मॉल ए होता है, इस प्रकार, ठीक है। तो सारे प्रतीक गलत दिए गए हैं एक्सेप्ट डी, डी वाला आपको सही दिया गया है। प्रश्न संख्या 14 था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राई एटॉमिक एंड टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनमें से कौन से त्रिपरमाणुक और चतुष्परमाणुक आपके अणु हैं। तो त्रिपरमाणुक यानी जिनमें 3 परमाणु हैं, और चतुष्परमाणुक यानी जिनमें 4 परमाणु हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था CaCl2 हो गया और H2O हो गया, ये त्रिपरमाणुक है। वहीं चतुष्परमाणुक क्या है आपका, NH3 और PCl3, ठीक है, यानी ट्राई एटॉमिक एंड टेट्रा एटॉमिक। क्लियर है? तो इतना हमने लास्ट सेशन में देख लिया था। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, इसको नोट करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्चुअल मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी कि क्या बता रहे हैं, एक्चुअल मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी अणु का वास्तविक द्रव्यमान कितना है, और साथ ही क्या बोल रहे हैं, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसका ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना, ठीक है। चलिए, actual mass of a molecule is obtained by dividing the molar mass by Avogadro's number, whereas gram molecular mass represent the molecular mass expressed in gram, that is, it is the mass of 1 mole of molecules, that is Avogadro's number of molecules, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, एक्चुअल मास है क्या, एक्चुअल मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज obtained by dividing, क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे मोलर मास को, जो आप मोलर मास निकालते हैं ना ग्राम में, उसको क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर जो आपका होता है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जबकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है जिसको कि एक्सप्रेस किया गया है ग्राम में। मैंने क्या बोला था, आपने आणविक द्रव्यमान निकाला है, उस आणविक द्रव्यमान में आप यू लिख रहे थे लास्ट में, यूनिट,
ठीक है। उस U की जगह अगर आप G लिख लोगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। क्लियर है। वहीं पर उसको मोलर मास भी कहीं कहीं कहा जाता है। उस मोलर मास को आप डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से तो आपको एक्चुअल मास पता चल जाएगा। एंड दैट इज कौन सा, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, दैट इज इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, 1 मोल का द्रव्यमान होता है किसी भी अणु के 1 मोल का। ठीक है। जब भी हम बात करेंगे 1 मोल की तो वो आपका उतना ही द्रव्यमान होता है। जैसे आप कार्बन का 1 मोल बोलते हो तो जो आप 12U बोलते हो तो वो 12G हो जाता है। ठीक है। ऐसी हाइड्रोजन का 1 मोल तो 1 आपका क्या, द्रव्यमान भी एक ही होता है उसका, तो उस तरीके से आप बोलते हैं। देन दैट इज एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल जब आप किसकी बात कर रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर की बात करें तो अणु के वास्तविक द्रव्यमान और ग्राम अणु द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोलर द्रव्यमान को एवोगैड्रो संख्या से विभाजित करके अणु का वास्तविक द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है, जबकि आपका ये वास्तविक द्रव्यमान प्राप्त किया, जबकि जो ग्राम आणविक द्रव्यमान है दूसरा, उसको ग्राम में व्यक्त आणविक द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात यह अणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान है, अर्थात एवोगैड्रो के अणुओं की संख्या है। ठीक है ना। चलिए आंसर नोट करेंगे। चलिए अब यहाँ पर बात हो रही है मॉलिक्यूलर मास की, तो एक दो हम एटम कंपाउंड ले लेंगे जिनका क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। जैसा कि H2O है हमारा, ठीक है, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है आपने। तो आणविक द्रव्यमान में क्या करते हैं आप, परमाणुओं का जो द्रव्यमान है उसको प्लस कर लेंगे तो आपको अणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे H2O है तो क्या है, आपके हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू आपके हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। ये करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे आप, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 एटम है तो 1 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। क्लियर। तो बच्चे इसके लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि आपको एटलीस्ट 30-40 तक के एलिमेंट्स का परमाणु द्रव्यमान अच्छे से पता होना चाहिए, या जो तत्व आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर तो उनके आपको क्या, परमाणु के द्रव्यमान, परमाणु का क्रमांक, सिंबल अच्छे से पता होना चाहिए। ओके। तो जब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान 1 धन 1 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान 16। ठीक है। तो 2 + 16 तो कितना हो गया, 18। और आणविक द्रव्यमान किसकी बात कर रहे हैं हम, आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये आणविक द्रव्यमान है तो इसको लिखते हैं U में। और इसी आणविक द्रव्यमान को हमने क्या बोला कि आपका, जबकि ग्राम आणविक द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त आणविक द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो ये 18U है, अगर आप इसको 18G लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्राम आणविक द्रव्यमान। ओके। चलिए नोट करिए जल्दी से। फिर आप इसके मोलर द्रव्यमान को एवोगैड्रो नंबर से विभाजित कर देंगे तो आपको इसका वास्तविक द्रव्यमान पता लग जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा का, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट है आपका CaCO3। क्या करना है, मास परसेंट यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है कैल्शियम कार्बोनेट पे। ठीक है। तो लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट के अणु में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। ठीक है। तत्वों के लिख लेंगे। तो
तो आपको क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत को समझ लीजिए पहले। द्रव्यमान प्रतिशत होता है क्या, टर्म आई यहाँ पर, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, यानी द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है, जिसके लिए आपको ज्ञात क्या होना चाहिए, पहले द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप किसी के मार्क्स का परसेंट निकालते हो, किसी के क्या, स्वयं के मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं। जब आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है तो उसमें मार्क्स आते हैं, तो फिर आप मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो आप करते हो कि जो भी आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे, यानी प्राप्तांक जो होंगे आपके ऑब्टेन मार्क्स को आप क्या करते हो, मैक्सिमम मार्क्स से, यानी कि जो अधिकतम मार्क्स होते हैं उससे डिवाइड करते हो और इनटू कर देते हो 100 से। तो ये आपको परसेंटेज पता चल जाता है अपने प्राप्तांकों का। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको किसी विलयन का, किसी मिश्रण का या किसी यौगिक में आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आपको पहले द्रव्यमान पता होना चाहिए। यहाँ आपको मार्क्स पता थे, इस वजह से आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर पाए। ऑब्टेन मार्क्स आपको पता थे, मैक्सिमम मार्क्स भी आपको पता थे। ठीक है, सपोज मैक्सिमम मार्क्स 100 है, कि 100 में से आपको 80 मार्क्स मिल गए या 60 मार्क्स मिल गए, तो आप क्या करते हो, 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 ये करते हो, या 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 ये करते हैं। इसके अलावा द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो यानी दो द्रव्यमान आपको पता होने चाहिए। एक जो पूरे मिश्रण का या पूरे यौगिक जो है उसका द्रव्यमान होगा, दूसरा जिस पर्टिकुलर चीज का आपने द्रव्यमान निकालना उसका द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सपोज आपके पास कोई सोल्यूशन है जिसमें बी आपका एक कंपोनेंट है, एक घटक है बी। ठीक है, और दूसरा घटक आपने इसमें ऐड किया है ए। ठीक है, ए को आपने बी में मिलाया है। सपोज आपका बी जो है वो नमक है, ए आपका क्या है, चीनी है। तो आपने चीनी को नमक में मिलाया है, तो चीनी का द्रव्यमान कुछ रहा होगा, मान लेते हैं 5 ग्राम या 5 किलोग्राम ले लो, 5 किलोग्राम आपकी चीनी थी। ठीक है, सॉल्ट आपका सपोज 10 की, तो 5 किलोग्राम चीनी को आपने 10 किलोग्राम नमक में मिला दिया। ठीक है, ये आपने किया। अब आप कह रहे हो कि हमें इस ए का, यानी कि चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है इसी वाले मिश्रण। ठीक है, चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, यानी ए का द्रव्यमान प्रतिशत, ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है आपको। ए का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं आप लेंगे ए का द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका द्रव्यमान हमेशा ऊपर आएगा। जैसे यानी आपने अपने जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं उनका प्रतिशत निकाला, तो वो मार्क्स आपने ऊपर रखे अंश में। हर में क्या ले गए आप, टोटल मार्क्स को ले गए, मैक्सिमम जो मार्क्स थे। यहाँ पर आप हर में क्या ले जाओगे बच्चे, यहाँ पर आप हर में ले जाओगे पूरे मिश्रण का द्रव्यमान। अब मिश्रण का द्रव्यमान क्या होगा, मिश्रण का द्रव्यमान, तो मिश्रण में कौन कौन सी चीजें हैं, मिश्रण में है दो चीजें, ए और बी। तो ए और बी का जो साथ में द्रव्यमान होगा उससे विभाजित करेंगे। आगे आपका जो वैल्यू आएगा उसको क्या कर दोगे, यहाँ इनटू कर दोगे 100 से। क्लियर। अब आपका ए का कितना द्रव्यमान था, 5 kg, अपॉन बी का द्रव्यमान 10 kg, और आपको मिश्रण का द्रव्यमान चाहिए टू की, तो ए प्लस बी करेंगे, यानी 5 + 10 करेंगे और इनटू क्या कर देंगे 100। तो क्या हो गया 5/15 इंटू 100। क्लियर, इस तरीके से निकालेंगे। तो ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। दूसरा, अगर ये तो हो गया ए का द्रव्यमान प्रतिशत, अगर हमें बी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा फिर, यानी हमें बताना होगा कि नमक कितने प्रतिशत है इस पूरे मिश्रण में, तो तब आप क्या करोगे, तब आप सिर्फ इस ए की जगह बी को रख दोगे कि बी का द्रव्यमान, यानी जो 5 लिखा है ना, यहाँ 5 की जगह 10 आ जाए, तो यहाँ हो जाएगा 10/15 इंटू 100। क्लियर है, तो ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। एक बार इसको नोट कर लेंगे, फिर हम कैल्शियम कार्बोनेट पे आएंगे अपने, ठीक है ना। चलिए, तो द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में जितने भी तत्व उपस्थित हैं। तो पहले ध्यान से देखिए, CaCO3 लिखा गया है यहाँ पर,
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कितने तत्व हैं आपके? इसमें आपका है कैल्शियम, दूसरा है आपका कार्बन, एक है ऑक्सीजन, 3 है। ठीक है, तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको कैल्शियम का द्रव्यमान पता होना चाहिए, कार्बन का द्रव्यमान पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का द्रव्यमान पता होना चाहिए, अलग अलग। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान। तो कैल्शियम कार्बोनेट के द्रव्यमान से क्या समझोगे बच्चे? आणविक द्रव्यमान। ठीक है, इसका तो आपको आणविक द्रव्यमान पता होना चाहिए। कैल्शियम के आपको परमाणु का द्रव्यमान पता होना चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन को का भी परमाणु का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले क्या ज्ञात किया गया? CaCO3 का आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया है। किस प्रकार करेंगे आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट? कि जितने भी उसमें परमाणु हैं सबके द्रव्यमानों को जोड़ लेंगे तो अणु का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, कैल्शियम कितने हैं बच्चे? 1 है, तो 1 into Ca लिखा है, यानी कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा उसको उसके एक परमाणु से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक ही कैल्शियम है ना, Ca लिखा है, सिर्फ कोई संख्या नहीं है उसके साथ। कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन भी एक ही है। ठीक है, तो 1 into C यानी 1 into कार्बन का जो परमाणु का द्रव्यमान होगा। इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, तो 3 into O यानी कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा, तो 3 परमाणु का क्या हो जाएगा? 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 परमाणु का आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। आपके कैल्शियम का होता है 40U, 40U होता है अणु का आणविक द्रव्यमान जो हम निकाल रहे हैं, उसमें परमाणु के द्रव्यमान की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके एक परमाणु का द्रव्यमान 40U है, तो एक ही परमाणु है, यहाँ पर Ca लिखा है चूंकि, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा आपका कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12U, और एक ही परमाणु है यहाँ पर, तो 1 into 12 कर दिया है। ठीक है, तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, सादा वाला में सेंटर वाली रो में जो बच्चे बैठे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग? तो नोट भी करिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला है। बॉयज, कुछ बॉयज बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि आगे जाके ये आपके लिए बहुत डीप हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी जब यहाँ पर नहीं समझोगे। तो क्या आणविक द्रव्यमान की बात करें, अणु किससे मिलकर के बना हुआ है? परमाणुओं से। तो जो परमाणुओं का द्रव्यमान होगा वही अणु का द्रव्यमान होगा। परमाणुओं के द्रव्यमान को क्या कर देंगे? जोड़ लेंगे, और आपको अणु का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने बोला ये एक अणु है CaCO3 का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है बच्चे? इसमें परमाणु है, किस किस के? कैल्शियम के, आपके कार्बन के और ऑक्सीजन के। ठीक है, हमें देखने हैं कि कितने कितने परमाणु हैं। हमने बोला Ca सिंगल लिखा है, तो यानी एक ही परमाणु है, इसीलिए हमने जो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है उसको 1 से गुणा किया, क्योंकि एक ही परमाणु है। ऑक्सीजन के आपके कार्बन के कितने परमाणु है? इसका भी एक ही है, तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है 12, उसको भी 1 से ही मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसके बाद आया आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं बच्चे? इसके हैं 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर O3 लिखा गया है। ठीक है, इस ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा जो कि 16 है, उसको 3 से गुणा किया। समझ रहे हो? इसको इस प्रकार समझो, आपके पास एक पैकेट है जिसका मास या द्रव्यमान 5 kg है। समझ रहे हैं? एक पैकेट है जिसका मास 5 kg है, तो ऐसे ऐसे 3 पैकेट ले आएंगे तो उनका मास कितना होगा? तो 5 को आप इंटू करते हो 3 से। उसी तरह से हम बोल रहे हैं कि एक परमाणु का अगर द्रव्यमान 16U है तो 3 का कितना हो जाएगा? तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 3 से गुणा कर दिया, टोटल आपका कितना आ गया? 100U आ गया। ठीक है, अब वहीं पर आ जाइए, कहा? जहां आपने चीनी और नमक को मिक्स किया था, याद है? द्रव्यमान प्रतिशत अभी जब कैलकुलेट कर रहे थे, आपने क्या लिया था? 5 किलो आपने चीनी ली थी और 10 किलो आपने नमक लिया था, और दोनों को क्या कर लिया था? मिला लिया था। 15 किलोग्राम का आपने क्या बना लिया था? 15 किलोग्राम का आपने क्या बना लिया था? 15 किलोग्राम का आपने एक मिश्रण बना लिया था। उस मिश्रण को समझो कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण, जहां पर कि 100U आपका क्या है? CaCO3 है। ठीक है, ये CaCO3 में 100U CaCO3 में कैल्शियम कितना है, कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, उसका प्रतिशत निकालना है। अगर आप कह रहे हैं कि टोटल जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं
आपके, ठीक है ना, वो 300 कितने हैं, सपोज 300 है आपके। ये 300 को आपने 3 जगह डिवाइड किया है, 3 सब्जेक्ट में आपने डिवाइड कर दिया। यहाँ 3 सब्जेक्ट है, एक आपका मैथ्स है, एक साइंस है, एक सपोज हिंदी है, ठीक है ना। तो 3 जगह आपके कुछ ऑब्टेन मार्क्स, कुछ प्राप्तांक आपने मैथ्स में आपके आए होंगे, कुछ आपके साइंस में विज्ञान में आए होंगे, कुछ आपके हिंदी में आए होंगे, ठीक है। अब आपने इन प्राप्तांकों का जो प्रतिशत है वो अलग अलग बताना है कि इन ऑब्टेन मार्क्स में से, ये मैक्सिमम मार्क्स नहीं, ये ऑब्टेन मार्क्स है कि आपके 300 नंबर आए टोटल 3 सब्जेक्ट में। मैथ्स में आपके कुछ आए हैं, सपोज आपके 120 आए हैं मैथ्स, ठीक है। यहाँ आपके दूसरा साइंस में सपोज 100 आए, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, 220 हो गया, देन आपके बचे 80, वो आपके सपोज हिंदी में आए। तो आपने अलग अलग बताना है कि इनमें से मैथ्स का परसेंट कितना होगा, इन्हीं 300 में से साइंस का परसेंट कितना होगा, इन्हीं 300 में से आपके हिंदी का परसेंटेज कितना होगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि 100 U जब कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, आणविक द्रव्यमान है, इसमें कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। तो कैल्शियम का द्रव्यमान आपने कितना लिखा था बच्चे, 40 U लिखा था, ठीक है ना। तो इस 40 U को क्या कर दोगे आप, 40/100 इंटू 100, यही करते हो। कैल्शियम का द्रव्यमान यानी कि जो उसके परमाणु का द्रव्यमान है बटे कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया है 100 U इंटू 100। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्यों लिया है, क्योंकि बच्चे आपको कैल्शियम कार्बोनेट में ही तो बताना है कि कैल्शियम कितनी है वहां पर, या कार्बन कितनी है, या फिर ऑक्सीजन कितनी है। तो आपने ये किया, ये किसके लिए आएगा, आपका द्रव्यमान प्रतिशत लिखेंगे, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत किसका, कैल्शियम का, Ca का, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा आपका क्या है, कार्बन, तो कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12/100, ठीक है। और इसी तरह आप किसका कर लेंगे, फिर ऑक्सीजन का कर लेंगे। ओके, क्लियर है। तो यहां आपने पूरा कैलकुलेट किया है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, मास परसेंट ऑफ Ca इन CaCO3 यानी आपका Ca का, कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर मास ऑफ Ca यानी कैल्शियम का द्रव्यमान बटे CaCO3 का आणविक द्रव्यमान इंटू 100। प्रतिशत की बात जब भी होगी तो गुणा 100 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका 40/100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया, 40% आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, आपके कार्बन का द्रव्यमान का प्रतिशत, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चे, ये होगा कार्बन का द्रव्यमान बटे CaCO3 का आणविक द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर 12 ग्राम होता है कार्बन का, अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया, 12% आ गया। यानी कि 100% जब आप बोल रहे हो, या 100 ग्राम जब आप बोल रहे हो, 100 U बोल रहे हो CaCO3 को, तो उस CaCO3 में 40% आपकी क्या है, कैल्शियम है, 12% आपका क्या है, कार्बन है। अब बचा कितना, 40 + 12, और क्या कर दोगे, -100 से कर दोगे तो बचे 48। तो 48% क्या है, आपका ऑक्सीजन है। और उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, उसको करेंगे कैलकुलेट ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान प्रतिशत लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर मास ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटे क्या आ जाएगा, CaCO3 का आणविक द्रव्यमान गुणा 100, ठीक है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन के एक एटम का होता है कितना, 16, और यहाँ पर कितने एटम है, यहाँ पर है 3 एटम, तो 16 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 48। तो क्या कर दिया, 48/100 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बच गया, 48, तो 48%, ठीक है। तो टोटल जब भी हम पूरे होल की बात करते हैं, एक चीज की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है 100%, ठीक है। 100% में से
40% आपका क्या है, कैल्शियम है, 12% आपका क्या है बच्चे, कार्बन है, और बची हुई 48% क्या है आपकी, ऑक्सीजन। क्लियर है? तो ये आपका 100% अगर आप बोल रहे हो CaCO3 को, या 100 क्या कह रहे हैं आप, 100 U कह रहे हैं आप कि 100 U हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, CO3 कितना था आपका, 100 U था। तो इस 100 में से कैल्शियम कितना है, 40 U है, और ऑक्सीजन आपका कितना है बच्चे, वो है 48 U, और कार्बन कितना है आपका, वो है 12 U। तो आप अगर इन तीनों को प्लस करोगे तो 100 आ जाएगा, टोटल 100 ही तो है। तो यही आपका क्या है, एक अणु के अंदर जितने भी परमाणु हैं उनका द्रव्यमान आपको इसी प्रकार से कैलकुलेट करना होता है। साथ ही द्रव्यमानों का प्रतिशत बहुत इजी है, लास्ट सेशन में भी आपको समझाया था मैंने कि कैसे आणविक द्रव्यमान निकालना है। जब आपके पास आणविक द्रव्यमान है और उससे पहले आणविक द्रव्यमान को निकालने के लिए क्या चाहिए, परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु का द्रव्यमान आपके पास ऑलरेडी है, आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान का प्रतिशत। कुछ नहीं करना है, जो आपका परमाणु का द्रव्यमान है किसी भी, जैसे यहाँ कार्बन का द्रव्यमान है, उसको डिवाइड कर देंगे पूरे अणु का द्रव्यमान से और इंटू कर देंगे 100। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाए। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। ये द्रव्यमान प्रतिशत का प्रश्न आपके लास्ट ईयर 12th के एग्जाम में पूछा गया था केमिस्ट्री के। उसमें सिर्फ कंपाउंड दिए गए थे और कंपाउंड्स में आपको क्या करना था, द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना था। ठीक है ना? तो चीजें बदल जाएंगी। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, वहां पर आपका बेंजीन था, कार्बन टेट्राक्लोराइड था, तो उनके बीच में द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना था। और 12th क्वेश्चन में आया था ये, अब बोर्ड के एग्जाम में 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसमें देखना द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया था। तो ये जो बेसिक्स है ये आपको अभी से सीखना है, ताकि हायर क्लासेस में जब आप जाते हैं तो आपके लिए क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है ना? जो अभी बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनको ये दोबारा से सीखना पड़ेगा। ठीक है? What is a mole? What is the unit of mole? How many molecules are there in a certain mass of a substance? ठीक है, एक मोल क्या होता है, जिस मोल की बार बार बात हो रही है। What is the unit of mole? यानी उसकी इकाई क्या है। How many molecules are there? एक मोल में कितने अणु होते हैं, या how many molecules are there in a certain mass of substance? अगर कुछ मास दिया गया है आपको, गिवन मास है कि चलो बताओ 12 ग्राम चीनी है, इसमें कितने अणु होंगे या कितने मोल्स होंगे, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंबल आता है। A mole is the amount of a substance which contain the same number of chemical units as there are atom in exactly 12 gram of carbon C12। ठीक है, यानी कार्बन 12 के, ठीक है, 12 ग्राम में जितने अणु होंगे उतना ही क्या होता है, एक मोल के बराबर होता है। द यूनिट ऑफ मोल इज गिवन बाय द सिंबल MOL, स्मॉल में होते हैं। ठीक है, एंड वी नो दैट एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सर्टेन मास। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि इतने नंबर, कितनी बड़ी संख्या है, 10 की घात में है 23, यानी 10 के आगे आप इतने जीरो लगा दीजिए, इतनी बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में हमें क्या मिल रहे हैं, पार्टिकल्स मिल रहे हैं। किसमें, जिसमें आप 12 ग्राम कार्बन की बात करो। 12 ग्राम कार्बन कितना होता है, इतू सा होता है। कोयला ले लो 12 ग्राम, इतने से कोयले में आपको क्या करना है, इतनी बड़ी संख्या में नंबर ऑफ पार्टिकल्स उपस्थित होंगे, वही एवोगैड्रो नंबर है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सर्टेन मास, मास ऑफ द सब्सटेंस जो गिवन है आपको, अपॉन मोलर मास, जिसको आप आणविक द्रव्यमान कह रहे हैं ग्राम में, उससे डिवाइड करते हैं, इनटू क्या करते हैं आप, जो एवोगैड्रो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? ये मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया, तो ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में जो जो प्रश्न कराए गए वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। आपको डिसिप्लिन से कक्षा में बैठे रहना है, समझना है, कोई डाउट होगा, प्रश्न होगा तो पूछना है कक्षा में। ठीक है, और परेशान नहीं करना है किसी को भी। साथ ही साथ अगर आने वाले सेशन में कोई आपका प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ लेंगे, और फिर अपने आने वाले सेशन में हम एक बार फिर से नए चैप्टर के रिवीजन के साथ आएंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।